नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज काव्यखंड के पाठ चंद्रग्रहणा से लौटती बेल की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्रग्रहणा नामक स्थान से लौट रहे थे और लौटते हुए उनके किसान मन को वहाँ के खेत खलिहान, वहाँ का प्राकृतिक परिवेश अपनी तरफ सहज ही आकर्षित कर लेता है। उसी का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। चंद्रग्रहणा एक स्थान है, लौटती मतलब वापस, और बेर बार की चंद्रग्रहणा से वापस आते समय आती बार। देख आया चंद्रग्रहणा, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेड़ होती है खेत की ऊंची किनारी या ऊंची उठी जगह। दो खेतों को अलग करने के लिए मिट्टी की जो है एक लंबी सी ढेरी बना दी जाती है, जिसे आने जाने के रास्ते के लिए भी उपयोग किया जाता है। कवि चंद्रग्रहणा नामक स्थान को देखकर वहां से वापस आ रहा था और वहां से वापस आते समय वह एक खेत की मेड़ पर किसके किनारे पर अकेला बैठ गया और उस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने लगा। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। बीता बालिस्त पुराने समय में लंबाई नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठिगना था छोटे कद का, मुरेठा साफा पगड़ी, शीश सिर। अब जब कवि खेत की उस मेड़ पर बैठकर वहां के प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहा था, तो उसने देखा कि पास के खेत में चने का पौधा, अब चना जो होता है वो कद में लंबाई में उसका पौधा छोटा होता है, तो उसको लगा कि एक हाथ के अंगूठे के बराबर की लंबाई वाला ठिगना सा मतलब छोटे कद का चना इस प्रकार खड़ा है जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर पर मुरेठा अर्थात साफा बांधकर और शादी के लिए तैयार होकर दूल्हे का रूप धरकर खड़ा हो। क्योंकि उस समय फागुन का महीना था, बसंत ऋतु चल रही थी, तो चने के पौधों पर भी फूल आ रहे थे। उसके ऊपर गुलाबी छोटे छोटे फूल आ रहे थे, जिसको देखकर कवि को लगा ये छोटे जो फूल हैं गुलाबी फूल, ये उस चने के पौधे के शीश पर इस तरह सुशोभित हैं जैसे कि उसने साफा अर्थात पगड़ी पहन ली हो और उस पगड़ी को पहनकर उसका सौंदर्य बढ़ गया हो, और जिन्हें पहनकर वो दूल्हे की तरह तैयार होकर सज धज कर खड़ा हो गया है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। अलसी तीसी एक पौधा होता है जिस पर नीले रंग का फूल आता है। हटीली जिद्दी। अब कवि जब चने के खेत को देखता है तो देखता है कि उसी के पास में अलसी भी उगी हुई है। अलसी के जो पौधे होते हैं वो पहले समय में उगाए नहीं जाते थे, वो अपने आप ही उग जाते थे, और इसलिए कवि उन्हें हटीली कहता है कि वो अपने आप ही, कि उनके लिए किसान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो अपने आप ही स्वतः ही उगाए हैं। और अलसी के जो पौधे होते हैं उनका तना नाजुक होता है, कमज़ोर होता है, लचीला होता है, और हवा के चलने पर वह नीचे खेतों में ही लेट जाती है कि ऊपर नीचे वो हवा के साथ लहराती है। तो उसकी जो देह है, उसका जो शरीर है, उसकी कमर को लचीली कहते हैं कवि, कि वो जो है पतली कमज़ोर तना उसका होने के कारण हवा के साथ साथ ही उसकी हवा की गति से ही लहलहाती है, और उसके सिर पर नीले नीले फूल खिले हुए हैं कि अलसी का जो फूल है वो नीले रंग का होता है, और नीले रंग के फूल खिले होने के कारण उसका जो सौंदर्य है, उसका जो पौधा है वो बहुत सुंदर कवि को लगता है। तो उसे लगता है कि जैसे वह अपनी मूक भाषा से, कि वो बोल तो पा नहीं रही है लेकिन वो अपनी मूक भाषा से यह कह रही हो कि जो मुझे प्यार से स्पर्श करेगा, जो मुझे छुएगा, मैं उसको ही अपने हृदय अर्थात अपना प्रेम दे दूंगी, कि उस पर ही मैं अपने हृदय को न्योछावर कर दूंगी।
कवि का अलसी को हठीली कहने के तीन कारण हो गए। एक तो वो उगाई नहीं जाती, वो अपने आप ही बलपूर्वक उग जाती है, और दूसरा कि उसका तना कमजोर होने के कारण हवा के साथ ही झूमता है, और वो बार बार झुकने के बाद भी फिर खड़ा होकर झूमने लगता है। तीसरा, उसका जो फल है, जो उसकी फलियां होती हैं, वो अन्य फलियों की तरह फूट कर कि वो खिलकर बिखरती नहीं है, वो वैसे के वैसे ही रहती हैं। इसलिए कवि उसे हठीली कहता है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। अब प्रकृति द्वारा किए गए इस स्वयंवर में, कि प्रकृति जो ये स्वयंवर रचा रही है, जिसमें कि चना भी आया है, साथ में अलसी भी आई है, अब इसमें कवि कहता है कि बस एक आप सरसों के बारे में मत पूछो, कि सरसों भी अब जो है सियानी हो गई है, अर्थात जवान हो गई है, और उसने भी अपने हाथ पीले कर लिए हैं। हाथ पीले करना अर्थात विवाह के लिए तैयार होना, विवाह करना, ये एक मुहावरा है। और वो भी अपने हाथ पीले करके इस स्वयंवर में, इस विवाह के मंडप में पधार रही है, अर्थात उपस्थित हो गई है। कि बसंत का समय है, बसंत ऋतु चल रही है, तो चारों तरफ प्रकृति में सौंदर्य सौंदर्य है। सरसों के ऊपर भी पीले पीले फूल आ गए हैं, और वो पीले फूल ऐसा लग रहा है कि जैसे सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए हों, कि वो विवाह के लिए तैयार हो गई है। और वो पीले फूल ऐसे लग रहे हैं कि उसने जैसे शादी के लिए वस्त्र धारण कर लिए हो, और अब वो सज धज कर तैयार होकर विवाह के मंडप में, उस स्वयंवर में आ गई है। और साथ ही साथ जो फागुन मास है, फागुन का महीना, खुशी से फाग गा रहा है। फाग जो होते हैं होली के दिनों में गाए जाने वाले गीत होते हैं, कि वो भी उत्साह से उन गीतों को, उन प्यार भरे गीतों को गाता हुआ वहां पर चला आया है। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। स्वयंवर होता है विवाह की एक रस्म होती है, एक रीत होती है, जिसमें कन्या जो होती है, जो लड़की होती है, वो अपनी इच्छा से अपने वर का चयन करती है। अनुराग अर्थात प्रेम, विजन सुनसान स्थान की। कवि कहता है कि प्रकृति आज इतनी प्रसन्न है, मानो स्वयंवर के लिए तैयार खड़ी है, कि मानो प्रकृति इस विवाह के आयोजन में अपना प्रेम से भरा हुआ आंचल लहरा लहरा कर, हिलाकर उसे प्रसन्नता प्रकट कर रही हो। कवि को लगता है कि इस निर्जन स्थान में, इस सुनसान जगह में प्रेम की अधिकता है, कि यहाँ प्रकृति में प्रेम अधिक है, जबकि नगरों में, नगरों की जो चहल पहल है, वो भीड़ भाड़, वो शोरगुल, वो उसके जीवन में इतना स्वार्थ है कि वहाँ पर जो आपसी प्रेम है, उस पारस्परिक प्रेम का अभाव नजर आता है। वहाँ के लोग वो स्वार्थ केंद्रित हैं, वो सिर्फ अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, यहाँ तक कि वो अपने खुद के हृदय में छिपे प्रेम भावों को भी नहीं देख पाते। उसकी तुलना में तो इस एकांत शांत प्रकृति में कितना सौंदर्य है। हवा से हिलते ये पौधे मानो अपना आंचल रूपी हाथ हिला हिलाकर अपने हृदय का प्रेम प्रकट कर रहे हैं, और हमारे मन को बस ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। कवि कहता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो व्यापारिक नगरों का जीवन है, उसकी तुलना में प्राकृतिक वातावरण में मनुष्यों के हृदय में प्रेम के भाव जगाने की अधिक क्षमता होती है। कि व्यापारिक शहरों की अपेक्षा गांव की जो धरती होती है, यहाँ पर प्यार के मामले में भी ये अधिक उपजाऊ होती है, कि यहाँ पर अधिक स्नेह, प्रेम, अनुराग पाया जाता है। यहाँ के तो पेड़ पौधे तक भी आपस में प्रेम करते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियां,
अब कवि जहाँ बैठा है उसके पैरों के पास एक पोखर पोखर होता है तालाब, कि एक तालाब है जिसमें लहरियाँ छोटी छोटी लहरें, कि जिसमें कि छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। अब जो वो तालाब है वो तालाब बहुत अधिक गहरा नहीं है, जिसके कारण जो उसका तला है, जो उसका तल है, उसमें भी जो घास उगी हुई है वो भी नजर आ रही है। और कवि को लगता है कि हवा के साथ, उस पानी की लहरों के साथ वो घास भी लहराती हुई नजर आ रही है, कि जैसे वो भी लहरा रही हो। और वो घास भूरे रंग की है। जल में उठने वाली लहरों से उस भूरी घास में भी हलचल हो रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता, है कहीं पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब तालाब के पानी पर जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसका आकार लंबा और रंग सफेद होने के कारण वो ऐसा लग रहा है कि जैसे चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबा हो, और पानी में वह इतना चमक रहा है कि उसकी ओर अगर देखो, उसकी तरफ देखने से ही आंखें जो हैं वो चौंधिया जाएंगी, कि उस पर हमारी दृष्टि नहीं टिक पाएगी। कि जब हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो उसकी जो किरणें होती हैं वो हमारी आंखों में चुभती हैं, और हम लगातार उसकी तरफ अपनी दृष्टि स्थिर नहीं कर पाते। तो ऐसे ही लग रहा है कि जो सूर्य की किरणें हैं उसके कारण जो पानी में चमक पैदा हो रही है, कभी अपनी आंखें, अपनी दृष्टि उसकी तरफ नहीं रख पाता, स्थिर नहीं रख पाता। और उस तालाब के किनारे वो कई पत्थर पड़े हुए हैं, और जब हवा के स्पर्श से पोखर का, उस तालाब का पानी हिलता है, उसमें जो लहरें होती हैं, तो वो लहरें किनारे पर आकर उन पत्थरों से टकराती हैं, कि उनको छूकर, उनको स्पर्श करके जाती हैं, जिससे कवि कहता है ऐसा लग रहा है कि मानो ये पत्थर जो हैं ये प्यासे हैं और तालाब का पानी पीने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और पत्थरों द्वारा, कि ये पत्थर बहुत समय से यहाँ हैं, तो लगता है कि काफ़ी समय से ये इस तालाब के पानी को पी रहे हैं, लेकिन लगातार निरंतर पानी पीते रहने पर भी इनकी प्यास नहीं बुझ रही है। और कवि कहता है कि न जाने ये प्यास उनकी कब तक बुझेगी, न जाने कब तक ये यहाँ पर पानी पीते रहेंगे। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। और वहीं तालाब के किनारे पर एक बगुला, बगुले को बोला जाता है कि वो बहुत चतुर, बहुत चालाक होता है, धूर्त होता है। तो वो बगुला वहीं तालाब के पानी में किनारे पर अपनी एक टांग से खड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है उसको देखकर कि जैसे वो ध्यान मग्न हो। ध्यान निद्रा अर्थात ध्यान रूपी नींद, कि वो किसी ऋषि की भांति ध्यान में मग्न हो, अथवा निद्रा मग्न हो, कि या फिर वो सो रहा हो। लेकिन जैसे ही वह जल में किसी मीन अर्थात मछली को, चंचल की जो तेज गति से चलने वाली होती है, कि उस चंचल मछली को वो देख लेता है, त्यों ही वह अपनी उस ध्यान रूपी निद्रा को त्याग देता है, कि उसे छोड़ देता है, और मछली से भी और अधिक फुर्ती से वो उसे अपनी चोंच में दबाकर पानी से बाहर निकाल लेता है। और चट का अर्थ होता है तुरंत, शीघ्र, कि वो शीघ्र ही उसे अपने गले से नीचे उतार लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फोरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और वहीं तालाब के किनारे बैठा हुआ कवि देखता है कि तालाब के जल के ऊपर कुछ पक्षी भी उड़ रहे हैं, और उनमें से शायद कुछ चिड़िया हैं। अब उनमें से वो देखता है कि चिड़िया कैसी है, कि वो, उसका माथा जो है काले रंग का है, कि काले माथे वाली चतुर चालाक चिड़िया अपने श्वेत अर्थात सफेद पंखों के सहारे से
वो क्या करती है कि उन पंखों के सहारे से आती है और उन पंखों से झपट्टे मारकर फौरन तुरंत हमला कर देती है उस तालाब के जल से भरे हुए हृदय पर और जल के अंदर अपनी चोंच घुसाकर उस उजली यानी सुंदर सफ़ेद चतुर मछली को, चालाक मछली को, फुर्तीली मछली को अपनी चोंच में दबाकर बाहर निकाल लेती है। और उसकी खुद की चोंच कैसी है पक्षी की? उस चिड़िया की चोंच पीली है कि उस पीली चोंच में वो उस उजली चतुर मछली को पकड़कर दूर गगन में कि आकाश में उड़ जाती है और आकाश में उड़कर वहीं उड़ते उड़ते ही उसे खा लेती है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। स्वच्छंद अर्थात मुक्त, आजाद। कवि जिस स्थान पर बैठकर प्रकृति के उस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा रहा था, तो उसी के सामने जमीन जो है ऊंची है, वो बताता है कि वहाँ पर रेल की पटरियाँ हैं, कि वहाँ पर रेल की पटरी हैं, लेकिन अभी ट्रेन के आने का समय नहीं है, कि अभी टाइम नहीं हुआ है कि रेल के वहाँ से निकलने का। और उसके पास खुद भी बहुत टाइम है कि उसे भी कहीं नहीं जाना, वो इस समय आज़ाद है और उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं है। जब तक उसकी इच्छा होगी वो यहाँ बैठ सकता है, उसे किसी कार्य की विवशता नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चोड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अनगढ़ टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़, बांझ भूमि बंजर भूमि, रीवा एक कांटेदार पेड़ होता है। अब कवि एक तरफ तो हरियाली का वर्णन करता है, दूसरी तरफ वो उसके विपरीत पहाड़ियों का भी, जहाँ पर कि बांझ भूमि है, बंजर भूमि है, जिस पर कि कुछ भी उपज नहीं होती, सिर्फ कांटेदार पेड़ होते हैं, उसका भी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि वो जहाँ बैठे हैं उनकी आंखों के सामने वो चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, जो कि कम ऊंची हैं, कि कहीं पर उनकी ऊंचाई नीची है, कहीं उससे थोड़ा सा ऊंची है। और वहाँ की भूमि भी उपजाऊ नहीं है, वो बंजर है। वहाँ किसी प्रकार की कोई घास, कोई हरियाली या कोई भी छायादार पेड़ नहीं है। वहाँ पर कुछ ही पेड़ हैं जो कि नाम मात्र हैं और वो भी कांटेदार हैं, कि रीवा के पेड़ हैं जो देखने में ही कुरूप लगते हैं, कि उनके अंदर कोई सौंदर्य नहीं है, कोई पत्ते नहीं है, सिर्फ कांटेदार वो पेड़ हैं। उनमें कहीं कोई हरियाली नहीं है और ना ही वहाँ आप बैठकर अपने शरीर की गर्मी को, कि आप धूप से बचने का उपाय कर सकते हो, कि वो छायादार भी नहीं है। और अगर आप उन्हें देखोगे तो वो आपके मन को, आपकी आंखों को चैन भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ हरियाली देखने को नहीं मिलेगी। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टें 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 टें। वहाँ तालाब के किनारे बैठे हुए कवि को जो खेतों से वृक्षों में रहने वाले सुग्गा होता है तोता, उस तोते की टें टें की मधुर ध्वनि, उसकी मधुर आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो उसके कानों में रस घोलती हुई प्रतीत होती है, कि उसके मन को वो तोते की आवाज़ बहुत भाती है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटों टिरटों। और कवि को एक तरफ तो तोते की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, तो दूसरी तरफ जंगल से उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वन को उन जंगलों को, उनके हृदय को चीरता हुआ सारस का स्वर टिरटो टिरटो करता हुआ सुनाई पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कि वह तोते की बातों का जवाब दे रहा हो। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अब कवि जैसे ही सारस की आवाज़ सुनता है तो उसका भी मन होता है कि वो भी उड़ जाए और वहाँ पहुँच जाए सारस के साथ उड़ते हुए, जहाँ पर कि सारस की जुगल जोड़ी, की इनकी जोड़ी रहती है। सारस
हमेशा जोड़े में ही रहता है। वह भी उसके साथ पंख फैलाकर उड़ना चाहता है और वहां पहुंचना चाहता है जहां पर कि ये जुगल जोड़ी की ये सारस की जोड़ी रहती है, उसी हरे खेत में जहां की। और वहां जाकर मैं चुपचाप इनकी प्रेम भरी बातें सुनूं, वहां पहुंच जाऊं जहां हरे खेतों में ये प्रेमी जोड़ा आपस में प्रेम भरी बातें कर रहा हो, और मैं वहीं कहीं छिपकर इन सारस युगल की सच्ची प्रेम कहानियां सुन लूं, कि इनकी जो प्यार भरी बातें हैं उन्हें सुन लूं। उसे सारस के स्वर में सच्ची प्रेम कहानियों के स्वर सुनाई देते हैं। आशा है कविता का यह सरलार्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।